तो जैसे मैं कल यूनिट वेक्टर पढ़ा था बेटे आप लोगों को, तो मैंने बताया था भी यूनिट वेक्टर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड होता है और ये डायरेक्शन बताने के काम आता है। एक बच्चे ने पूछा डेफिनेशन लिखवा दो, डेफिनेशन लिख लो इसकी। आप लिख लो एक बार, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, डेफिनेशन लिख लो। आप लिखो यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर whose magnitude is always 1. Unit vector is that vector whose magnitude is always 1 and direction of unit vector is same as that of given vector. ये इसकी डेफिनेशन। यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर whose magnitude is always 1 and its direction is always as that of given vector. इसका मतलब क्या है कि यूनिट वेक्टर चाहे मैं ए का निकालूं, चाहे मैं बी का निकालूं या किसी और का निकालूं, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। जैसे ए कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 है, बी कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 है, किसी और का निकालोगे उसका मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा। बट ए कैप की डायरेक्शन ए वाली होगी और बी कैप की डायरेक्शन बी वाली होगी। ए कैप की डायरेक्शन ए वाली होगी, बी कैप की डायरेक्शन बी वाली होगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब था यूनिट वेक्टर। अब देखो, ये तो बेसिक डेफिनेशन है। अब जो काम की बात है वो सुनो। देखो हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, हम 3 एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मान लीजिए देखो मैंने ए का यूनिट वेक्टर ए कैप से लिखा, बी का यूनिट वेक्टर बी कैप से लिखा। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं हम, ए का यूनिट वेक्टर ए कैप से लिख दिया, बी का यूनिट वेक्टर बी कैप से लिख दिया। लेकिन मान लो कोई भी वेक्टर मान लीजिए अलोंग एक्स एक्सिस हो। अगली बात तो मेरी ध्यान से सुनना, अगली बात थोड़ा ध्यान से सुनना। हमारे पास ना 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होते हैं, 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। जो भी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस अगर है, अगर कोई वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है तो उस वेक्टर का खुद का नाम कुछ भी हो, एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर जो आपको ध्यान रखने हैं, अब जो बता रहा हूं मैं, कोई भी वेक्टर अगर अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है तो उसका यूनिट वेक्टर हमेशा आई कैप से लिखा जाता है। आई कैप, आई कैप एक यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड होता है। ये पॉइंट यूं ध्यान रखना आपने कि जो भी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आएगा उसका खुद का नाम चाहे कुछ भी हो, उसका यूनिट वेक्टर हम ए कैप, ये सॉरी आई कैप से लिखेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मान लो कि वेक्टर है ए, उसकी डायरेक्शन अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो मैं उसका यूनिट वेक्टर आई कैप बोलूंगा। ये स्टैंडर्ड है जो आपको याद रखना है, वो वेक्टर के नाम के हिसाब से नहीं, एक्सिस के हिसाब से डिसाइड हो जाता है। तो हम ए वेक्टर को यूं लिख सकते थे, ए आई कैप। अगर कहीं आपको इस तरह लिखा मिल जाए तो ये अंडरस्टूड है कि इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है। ये अंडरस्टूड है, अगर आई कैप लिख रखा है तो डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है। अलोंग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के कैप होता है। ये स्टैंडर्ड 3 यूनिट वेक्टर हैं। जो भी वेक्टर एक्स के अलोंग आएगा उसके साथ आई कैप लिखेंगे, वाई के अलोंग आ गया तो जे कैप लिखेंगे, जेड के अलोंग आ गया तो के कैप लिखेंगे। तो ये 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर आपको ध्यान रखने होते हैं। जैसे मान लो एक वेक्टर वाई के अलोंग आ गया, वो वेक्टर है बी, तो बी के लिए मैं बी कैप नहीं लिखूंगा, बी के लिए लिखूंगा जे कैप। तो मैं बी वेक्टर को लिख सकता हूं बी जे कैप। मान लो एक वेक्टर जेड एक्सिस के अलोंग आ गया, मान लो सी वेक्टर आ गया जेड एक्सिस के अलोंग, तो मैं इसका यूनिट वेक्टर सी कैप की बजाय के कैप से लिखूंगा, तो इसका लिख दूंगा मैं सी के कैप। तो कोई भी वेक्टर अगर एक्स के अलोंग है तो उसका यूनिट वेक्टर आई कैप से लिखा जाएगा, बी वाई के अलोंग है तो जे कैप से लिखा जाएगा, और भाई जेड के अलोंग है तो के कैप से लिखा जाएगा। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, के कैप, जे कैप, दीज आर दी स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप अलोंग वाई एक्सिस और के कैप अलोंग जेड एक्सिस। ये याद रखना है, बार बार यूज होगा जब तक ये वेक्टर, जहां पर भी वेक्टर आएगा ना, ये आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्म में ही आएगा। आगे चल के आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्म में ही वेक्टर्स पढ़े जाते हैं। तो ये अभी बता दिया, तो याद रखिए भी आई कैप आ गया तो डायरेक्शन एक्स के अलोंग होगी, जे कैप आ गया तो अलोंग वाई होगी, के कैप आ गया तो अलोंग जेड होगी। क्योंकि आई कैप, जे कैप, के कैप यूनिट वेक्टर से ये डायरेक्शन बताने के ही काम आते हैं, क्योंकि इन तीनों का मैग्नीट्यूड तो 1 है। जैसे सुनो एक बात, एक एग्जांपल और ले लूं मैं। जैसे मान लो मैंने कहीं लिख दिया, एक एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट समझाने के लिए। मान लो मैंने कहीं लिख दिया एक वेक्टर है डी, मैं लिख दिया 10 आई कैप। मान लीजिए मैंने कहीं लिखा डी वेक्टर इज 10 आई कैप।
तो आई कैप को देखते ही मुझे आइडिया ये आ गया कि डी की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है। आई कैप को देखते ही आ गया कि इसका मतलब इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है। मान लीजिए कहीं मैंने लिख दिया एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3k कैप, मान लो मैंने कहीं लिख दिया, तो के कैप को मैंने देखा और मैं तुरंत कह दूंगा कि इसका मतलब ये वेक्टर जेड एक्सिस के अलोंग है। तो इस तरीके से डायरेक्शन का पता चलेगा हमें यूनिट वेक्टर से। मैंने शुरू में कहा था कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने के ही काम आता है। तो 3 यूनिट वेक्टर हैं, आई, के, जे और के। अगर मान लो मैंने यूं लिख दिया एक वेक्टर है ई -8j कैप, मान लीजिए मैंने यूं लिख दिया -8j कैप, जे कैप है तो वाई के अलोंग आ गया, बट माइनस है इसका नेगेटिव वाई की तरफ है। माइनस आ गया तो नेगेटिव वाई की तरफ आ गया। अगर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव वाई की तरफ था, नेगेटिव होता तो नेगेटिव वाई की तरफ हो गया। इसको यूं ध्यान रखना है, छोटी सी बात लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो ये तो ही भाई यूनिट वेक्टर का जिक्र कि यूनिट वेक्टर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1, डायरेक्शन हमेशा वो जो गिवन वेक्टर की होगी। इसके बाद लिखो एक रिजल्टेंट वेक्टर, एक पैडिंग डालो रिजल्टेंट वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद फिर हम वेक्टर एडिशन पे पहुंचेंगे। तो भाई रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? चलो बच्चे कह रहे हैं भी यूनिट वेक्टर तो क्लियर होगा सर, बिल्कुल हाँ, यूज बहुत होगा, क्लियर तो रखना ही रखना है, यूज बहुत करना हमने, आगे धीरे धीरे पता चलेगा। हाँ अच्छा, एक और ध्यान रखना बेटे, जैसे कई बार ना मैंने पहले बताई थी, वैसे तो ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कल मेरे सामने एक बात आई कि जो मैथमेटिकल टूल्स है ना, मैथमेटिकल टूल्स, कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि मैंने शायद कम करवाए। बेटा मैंने कम नहीं करवाए मैथमेटिकल टूल्स, अभी कुछ पार्ट बचता भी है मैथमेटिकल टूल्स का, मैंने पहले भी बता दिया। कुछ बच्चे बता रहे थे, कुछ उन्होंने देखा होगा ना कहीं कि भाई उन्होंने कहीं बुक वगैरह में देखा होगा जिसमें कई सारी चीजें रखी, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी दे रखी हैं, बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से बता रखी हैं। तो बेटा मैंने शुरू में बता दिया था कि जो मैं मैथमेटिकल टूल्स करवा रहा हूं वो पहले बेसिक्स जो आपके हैं वो करवा रहा हूं, और मैं लिमिटेड करवा रहा हूं उस एनालाइज करके भी जितना मैं फिजिक्स में जरूरत है। बाकी कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो आगे आगे बताए भी जाएंगे आप लोगों को, तो चिंता मत करना, सारी चीजें क्लियर करवाई जाएंगी आप लोगों को, ठीक है। तो मतलब ये मत सोचना कि हमने कुछ चीज छुड़वाई, छुड़वाने से जितना मैं छोड़ दूंगा तो उतना आपका नहीं मेरा नुकसान हो जाएगा, इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है, सारी चीज करवाई जाएंगी आप लोगों को, लेकिन टाइम पर। पहले रिजल्टेंट वेक्टर सुन लो, रिजल्टेंट वेक्टर बताता हूं मैं एक बार, उसके बाद एक बच्चे ने तो क्वेश्चन पूछा है वो बताऊंगा। पहले रिजल्टेंट वेक्टर सुनो। जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, एग्जांपल के तौर पर दो वेक्टर मैंने लिए। देखो रिजल्टेंट जो होता है ना, रिजल्टेंट हमेशा दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का निकाला जाता है। दो या दो से ज्यादा वेक्टर आपको दे देंगे और आपको ये कहेंगे भाई इनका रिजल्टेंट निकालो, इनका रिजल्टेंट निकालो। दो या दो से ज्यादा वेक्टर दे दिए जाएंगे और फिर बोलेंगे इनका रिजल्टेंट निकालो। तो रिजल्टेंट निकालना, देखो एक तो तरीका डायग्राम में रिजल्टेंट बना के दिखाना, डायग्राम में, और एक रिजल्टेंट मैथमेटिकली भी निकालना पड़ेगा। आज हमारा काम रिजल्टेंट पर ज्यादा होगा, आज जो हमारा काम होगा रिजल्टेंट से रिलेटेड रहेगा। पहले मैं डायग्राम में रिजल्टेंट का मीनिंग समझाऊंगा, फिर मैं रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा। तो पहले हम रिजल्टेंट पर बात करेंगे आज एक बार, कुछ दो तीन डेफिनेशंस और हैं वेक्टर्स में, वो भी डिस्कस होंगी लेकिन वो बाद में करूंगा, पहले रिजल्टेंट पर ही डिस्कशन करूंगा। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस और हैं वो बताई जाएंगी आप लोगों को। पहले रिजल्टेंट का मीनिंग समझो। जैसे आपको बोले में दो वेक्टर दे दिए ए और बी, और आपको बोला भी इनका रिजल्टेंट निकालो, तो पहले मैं डायग्राम में बता दूं रिजल्टेंट का मीनिंग, फिर उसको डिफाइन कर दूंगा, फिर मैथमेटिकली निकाल देंगे आगे चल के पे। तो इन दो का रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या है? दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी दो या तीन की। वेक्टर दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो स्टार्टिंग दो से कर रहे हैं हम। तो भाई रिजल्टेंट निकालना हो ए और बी का, तो पहले आप ए और बी को सेम ऑर्डर में बनाओ। जैसे मान लीजिए मैंने ए वेक्टर बनाया ओ से पी तक, वेक्टर ए बना लिया, फिर मैं इस सेम ऑर्डर में बी बनाऊंगा। सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर का मतलब क्या था, इसकी हेड से इसकी टेल स्टार्ट करो, ए के हेड से बी की टेल स्टार्ट करके बी बना दो। ये बी रिप्रेजेंट कर दिया हमने, मान लो ओ से क्यू तक, ओ से पी तक ए बना दिया और पी से क्यू तक बी बना दिया सेम ऑर्डर में। अब मुझे बताना था इनका रिजल्टेंट, तो
बिल्कुल आसान है रिजल्टेंट बताना, डायग्राम में तो बिल्कुल ही आसान है। आप क्या करो, जो भी आपका फर्स्ट वेक्टर है ना, जो भी फर्स्ट वेक्टर आपका है, जो भी फर्स्ट वेक्टर है, जैसे मेरा फर्स्ट वेक्टर ए है, तो फर्स्ट वेक्टर की टेल से, फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर जो भी आपका है, या तो दो ही है, तो फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक एक सिंगल वेक्टर बना दो। फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक एक सिंगल वेक्टर बना दो। ये जो सिंगल वेक्टर आपने बनाया फर्स्ट की टेल से लास्ट की हेड तक, इसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, इसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट आमतौर पर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिजल्टेंट आमतौर पर कैपिटल आर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई रूल तो नहीं है, बट नॉर्मली हम जब थ्योरी में पढ़ते हैं, वेक्टर्स में रिजल्टेंट की बात करते हैं तो कैपिटल आर लिख देते हैं। आप चाहो तो सिंबल तो कोई भी लिख सकते हो, सिंबल पे कुछ नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो रिजल्टेंट क्या है, फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड तक जो भी सिंगल वेक्टर बनेगा ना, वही रिजल्टेंट है, वही रिजल्टेंट है। फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक। इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो इसको लिखने का तरीका है, अगर आर ए और बी का, जैसे मैंने बोला आर इज रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, तो मैं लिखूंगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैं आर वेक्टर लिखूंगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब आर इन दोनों के एडिशन के बराबर है, आर इन दोनों के एडिशन के बराबर है। तो रिजल्टेंट निकालने का मतलब होता है वेक्टर्स की एडिशन करना, रिजल्टेंट निकालने का मतलब वेक्टर्स की एडिशन करना। जैसे मैंने जब वेक्टर को डिफाइन किया था ना, मैंने किसी को लिखवाया था कि भी वेक्टर वो होते हैं जो वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो करते हैं। तो वेक्टर एडिशन के लॉज आज सिखाऊंगा मैं, आज सिखाऊंगा मैं आपको। तो वो वेक्टर एडिशन करने का मतलब मैथमेटिकली अगर मैं बोलूं तो रिजल्टेंट निकालने को ही वेक्टर एडिशन करना कहते हैं। तो रिजल्ट लिखने का तरीका है कि आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये मैंने दो लिखे। अगर मेरे पास कई सारे वेक्टर होते, अगर मेरे पास कई सारे वेक्टर होते, तो फिर मैं इन दोनों उनको सबको सेम ऑर्डर में बनाता। जैसे मान लो मेरे पास तीन वेक्टर हैं, मैं एग्जांपल के तौर पर तीन ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने एक वेक्टर यूं बनाया ए, कोई वेक्टर मेरा बी यूं है, मान लो मेरा सी वेक्टर यूं है, ये ओ से पी है, पी से क्यू है, क्यू से एस है। देखो रिजल्टेंट जब भी निकालना है आपने, जो बनाना है हम डायग्राम में, तो पहले वेक्टर को सेम ऑर्डर में बना लो। सेम ऑर्डर में बना के फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड तक एक सिंगल वेक्टर ड्रा कर दो। फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड तक एक सिंगल वेक्टर ड्रा कर दो। ये जो फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड तक है, इसका नाम है रिजल्टेंट, इसको रिजल्टेंट बोलेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो यहां से ओ से एस एक वेक्टर बना दो, ओ से एस की तरफ। ये ध्यान रखना, डायरेक्शन इनिशियल की टेल से लास्ट के हेड की तरफ होनी चाहिए, तो वो रिजल्टेंट हो। उल्टा मत बना देना, उल्टा बना दे कंसेप्ट गलत हो जाएगा भाई। देखो तो दो या दो से ज्यादा जितने भी वेक्टर आपके पास है, उनको सबको सेम ऑर्डर में दिखाओ, उनको सबको सेम ऑर्डर में दिखा के, और फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक एक सिंगल वेक्टर का ड्रा कर दिया जाए, तो उस सिंगल वेक्टर को रिजल्टेंट कहते हैं डायग्राम में। अब इसकी डेफिनेशन, ये तो बनाने का तरीका भी क्या होता है, रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे हम। कोई पूछ ले व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर, डिफाइन रिजल्टेंट वेक्टर, तो आप डेफिनेशन भी लिख लो। डेफिनेशन भी इसकी है, एक पर्टिकुलर लिखी जा सकती है। तो resultant vector is that vector, resultant vector is that vector, resultant vector is that vector which produces the same effect, resultant vector is that vector which produces the same effect as was produced by two or more vectors. Resultant vector is that vector which produces the same effect as was produced by two or more vectors when these are applied together. When these are applied together. दो या दो से ज्यादा वेक्टर ने मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया, दोबारा सुन लो, मीनिंग समझ लो। दो या दो से ज्यादा वेक्टर ने मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया, वही इफेक्ट जो सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस करेगा। दो या दो से ज्यादा वेक्टर मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, वही इफेक्ट जो सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस करेगा, उस सिंगल वेक्टर को पहले वाले सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। एक अकेला वेक्टर कई सारे वेक्टर के बराबर इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है, तो वो अकेला वेक्टर पहले वाले जितने भी लिए थे आपने, उन सबका रिजल्टेंट कहलाएगा। जैसे इसमें आर ने ए और बी के बराबर इफेक्ट प्रोड्यूस किया, इसमें आर ने, इसके अंदर क्या किया, आर ने तीन वेक्टर के बराबर इफेक्ट प्रोड्यूस किया। तो मैं लिखूंगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, मतलब आर ए बी सी तीनों का रिजल्टेंट है।
तो जो अकेला वेक्टर दो या दो से ज्यादा वेक्टर मिलकर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उनके बराबर इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है, उस अकेले वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर बोला जाएगा। डायग्राम के अंदर मैंने बनाना सिखा दिया है, फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड तक एक सिंगल वेक्टर ड्रा करना। पहले सब वेक्टर सेम ऑर्डर में होने चाहिए और फिर वो लास्ट ये रिजल्टेंट बना देना। इस तरीके से रिजल्टेंट दिखाया जाएगा, चाहे वेक्टर 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, पहले उनको सेम ऑर्डर में बना लो, उसके बाद रिजल्टेंट ड्रा करोगे। ये तो है मीनिंग भाई रिजल्टेंट का। अब रिजल्टेंट वेक्टर निकालना, मैंने कहा भाई ये तो बेसिकली वेक्टर एडिशन करना है। रिजल्टेंट निकालने का मतलब क्या है? वेक्टर्स की एडिशन करते हो। मैंने क्या लिखा? आर लिखा a प्लस बी, या मैं लिखा r इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो इसका अंदर रिजल्टेंट निकालने का मतलब क्या हुआ? वेक्टर्स की एडिशन करना। तो वेक्टर एडिशन के जो रूल्स हैं वो नॉर्मल एडिशन से अलग हैं। एक बच्चा कह रहा है कि दोबारा समझा दो डेफिनेशन इसकी। दोबारा बता देते हैं भाई, एक बार और लिख लो, समझ लो। मैं थोड़ा सा आसान एग्जांपल लेके प्रोड्यूस इसमें बता दूं, मतलब लेकिन उसको हमेशा ये मत सोचना कि जो एग्जांपल दे रहा हूं वही रिजल्टेंट है। जस्ट एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। अब सुनो एक बार, जैसे बच्चा पूछ रहा है रिजल्टेंट का मीनिंग दोबारा समझा दो जी, वो समझ लो पहले। देखो एक बार, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फोर्स का एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं रिजल्टेंट को। बेटा मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो उस ऑब्जेक्ट पर हमने दो फोर्स लगाए, एक इधर से लगाया, एक इधर से लगाया। समझ लो एक बार, रिजल्टेंट का मीनिंग समझ लो। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर हम दो फोर्स लगा के उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स इधर से लगाया, एक इधर से लगाया, और इन दोनों ने मिलकर एक पर्टिकुलर टाइम में उस ऑब्जेक्ट को मान लीजिए 5 मीटर डिस्प्लेस कर दिया, 5 मीटर डिस्प्लेस कर दिया। ठीक, अब मैंने क्या किया, उन दोनों की बजाय, दो फोर्स की बजाय अकेला फोर्स लगा दिया, और उस अकेले फोर्स ने भी उस बॉडी को सेम टाइम में 5 मीटर डिस्प्लेस कर दिया। मान लो पहले दो लगा रखे थे, उन्होंने डिस्प्लेस करा 5 मीटर मिलके दोनों ने, फिर अकेले ने वही काम कर दिया। तो बाद में जो मैंने फोर्स लगाया ना, जिसने पहले वालों दोनों के बराबर इफेक्ट प्रोड्यूस किया, तो बाद वाला फोर्स पहले वाले दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा, वो उनका रिजल्टेंट होगा। तो ये फोर्स का तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया चीज को समझाने के लिए। इस तरह के कोई भी वेक्टर हो सकते हैं, वो फोर्स वाला वेक्टर हो सकता है, वो टॉर्क हो सकता है, लीनियर मोमेंटम, कुछ भी हो जाए। अभी तो जस्ट एक डेफिनेशन के तौर पर है। तो जो दो या दो से ज्यादा वेक्टर मिलकर काम करते हैं, काम से मेरा मतलब इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, वही इफेक्ट जो सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस करे, उस सिंगल वेक्टर को रिजल्टेंट कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक, तो अब मैं आपको बताऊंगा वेक्टर एडिशन। अभी देखो कुछ डेफिनेशंस हैं, मैं जैसे रिजल्टेंट पर आ गया तो रिजल्टेंट के, ये नहीं कि डेफिनेशन मैंने खत्म कर दी, मैं सारी डेफिनेशन ही बताता रहूंगा ना, कुछ बच्चे बोर हो जाएंगे कि सर तो डेफिनेशन बताने लग रहे हैं। लेकिन पहले मैं एक बार रिजल्टेंट को एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद 3-4 डेफिनेशन और हैं, वो बताई जाएंगे आपको। एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर, लोकलाइज्ड, नॉन लोकलाइज्ड, भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सब आएंगी चीजें अभी। लेकिन अभी मैं रिजल्टेंट पे बात कर रहा हूं, तो रिजल्टेंट को कंप्लीट करके फिर बाकी डेफिनेशन में जाऊंगा, कुछ रिमेनिंग डेफिनेशंस पर। तो आप लिख लो वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, देखो वेक्टर एडिशन जो है ना, अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो बेटा वेक्टर एडिशन का मतलब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना। वेक्टर्स को ऐड करना मतलब उनका रिजल्टेंट निकालना। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए वेक्टर्स में कुछ लॉ दिए गए हैं, उन लॉज के बेस पर आपको दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना होता है। ठीक, तो वो लॉ क्या है, पहले एक लॉ डिस्कस करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 2-3 लॉ हैं, वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। तो वेक्टर एडिशन का मतलब मोटे तौर पर मैथमेटिकली अगर बोलो तो आपको दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का रिजल्टेंट ही निकालना होता है, उसी को वेक्टर एडिशन कहते हैं। और वेक्टर्स को ऐड करने के लिए अलग रूल हैं सिंपल अलजेब्रा से। वो रूल क्या है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो नॉर्मल अलजेब्रा जो है, नॉर्मल अलजेब्रा, उसमें तो नॉर्मल अलजेब्रा में आप 2 + 2 करो तो 4 आंसर आता है। 2 + 2 करो तो नॉर्मल अलजेब्रा में सबको पता है 2 + 2 4 होगा जी। बट वेक्टर्स में 2 + 2 हमेशा 4 नहीं होता। वेक्टर लॉज में हमेशा 2 + 2, मान लो एक वेक्टर की वैल्यू 2 है, दूसरे वेक्टर की वैल्यू 2 है, तो जरूरी नहीं उनका सम 4 आए। 4 आ भी सकता है,
उससे कम भी आ सकता है। तो वो सब चीजें आज हमने डिस्कस करनी है। कई बच्चों को शुरू में मैं जब डेफिनेशन बता रहा था वेक्टर एडिशन के लॉज, वेक्टर एडिशन के लॉज, ये सब दिमाग में आ रहा था ये होते क्या है, आज पता चल जाएगा वो क्या होते हैं। तो वेक्टर एडिशन के 2-3 लॉ हैं। तो पहला जो लॉ है वो है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप लिख लें, हेडिंग डाल लें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका जो रिजल्ट आएगा अभी जो डेरिवेशन हम करेंगे, बेटा जब तक जिंदगी में फिजिक्स पढ़ोगे ना, ये ट्रायंगल लॉ का वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट हमेशा यूज होना है। फिर मैंने कहा ना वेक्टर तो ऐसी चीज है जब तक जिंदगी में फिजिक्स पढ़ोगे वो यूज होती रहेगी, तो इसको लाइटली मत ले लेना। जो छोटी छोटी बातों से आगे बढ़ते जाएंगे, बड़ी बातों पर आएंगे। तो ये ट्रायंगल लॉ सुनने में बहुत आसान है लेकिन यूज बहुत ज्यादा होता है। तो ट्रायंगल लॉ का पहले मीनिंग समझाऊंगा, फिर मैं इससे आंसर निकालूंगा रिजल्टेंट का। बेटा देखो, पहले तो आपसे पूछते हैं ट्रायंगल लॉ किस काम आता है। तो बेटा आप कहते हैं भी ट्रायंगल लॉ, दो वेक्टर्स का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना हो ना, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना हो, उसके लिए ट्रायंगल लॉ है। दो वेक्टर दे दी जाए आपको और आपको बोला जाए उनकी एडिशन करके रिजल्टेंट निकालो, तो ट्रायंगल लॉ से दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाला जा सकता है। ठीक, तो इसका मीनिंग समझो पहले। तो ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि मान लो आपके पास दो वेक्टर हैं जिनका आप रिजल्टेंट निकालना चाहते हो। तो पहले आप ऐसे करो, उन दोनों को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करो। मान लो मेरे पास दो वेक्टर हैं जिनका मुझे रिजल्टेंट निकालने के लिए बोला गया था, तो मैं उन दोनों को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर लेता हूं। मान लो मेरे पास ए और बी दो वेक्टर थे, मैंने उन दोनों को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर लिया। तो भाई ये कहता है इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो पहले तो आपको रिजल्टेंट बनाना सिखाया था मैंने अभी। रिजल्टेंट क्या होगा, ओ वेक्टर से, ओ पॉइंट से, ओ पॉइंट से क्यू पॉइंट तक एक सिंगल वेक्टर बना दो। ओ से क्यू एक सिंगल वेक्टर बना दो, ये इनका रिजल्टेंट कहलाएगा। फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड तक एक सिंगल वेक्टर अगर हम ड्रा कर दें तो वो सिंगल वेक्टर रिजल्टेंट होता है, बता चुका हूं मैं। लेकिन ये ठीक है, ये तो मैंने पहले जो बता था वही था। इसकी लेकिन ट्रायंगल लॉ की डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी पहले आपने। ये जो मैंने बनाया है यही ट्रायंगल लॉ है, कोई नई चीज नहीं है। नाम कई बार नए होते हैं, चीज कुछ भी नहीं होती। चीज बहुत आसान सी होती है, जो पहले पढ़ रखी होती चीज वही होती, क्या पता नाम उसे कुछ और बड़ा सा बना दे वो। तो कोई पूछे भी ट्रायंगल लॉ क्या है, एक बार स्टेटमेंट लिखो आप, स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ। यही जो बनाया ना इसी को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना, कुछ नहीं और। यही जो आपने बनाया यही स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। लिखो एक बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्लास के पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल लॉ। इसका रिजल्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास में जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं ना स्कूलों में, उसमें भी सीधा आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन ट्रायंगल लॉ। तो पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लो, लिखो आप, हेडिंग डालो ट्रायंगल लॉ फिर स्टेटमेंट। आप लिखो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट, पूरे वर्ड्स लिखना, एक भी वर्ड मिस मत करना। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, if two vectors acting at a point at the same time, if two vectors acting at a point at the same time are represented by two sides of the triangle, are represented by two sides of the triangle taken in same order, taken in same order, then their resultant will be represented by, then their resultant will be represented by third side of the triangle, then their resultant will be represented by third side of the triangle, but in opposite order, but in opposite order। दोबारा रिपीट करूंगा, पहले जो कुछ बच्चों ने लिख लिया होगा मैं दोबारा उसके कुछ का हो सकता ना लिखा हो, मैं दोबारा लिखवा देता हूं, एक बार और सुन लो। आप लिखिए अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, then their resultant will be represented by, then their resultant will be represented by
थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल बट इन अपोजिट ऑर्डर। देखो इसमें ए और बी दो वेक्टर हैं, ये सेम ऑर्डर में दिखा रखे हैं, ए और बी सेम ऑर्डर में दिखा रखे हैं, इनका रिजल्टेंट तीसरी साइड के बराबर है, उसका ऑर्डर अपोजिट है। इनका रिजल्टेंट तीसरी साइड के बराबर है और उसका ऑर्डर अपोजिट है। कल मैंने बताया था ऑर्डर अपोजिट का मतलब हेड से हेड मिलना। तो ये तो सेम ऑर्डर में थे ए और बी, इनका ये रिजल्टेंट तीसरी साइड के बराबर है लेकिन उसका ऑर्डर अपोजिट है। तो ये इसकी स्टेटमेंट का मतलब था। तो सिंपल मोटे तौर पर यह कि डायग्राम समझ में आ रही है क्या, उसको देख लो, वर्ड्स तो आपको याद हो जाएंगे, 2-3 बार लिखोगे तो स्टेटमेंट याद हो जाएगी। तो दो वेक्टर जिनका रिजल्टेंट निकालो, सेम ऑर्डर में दिखाओ, तीसरी साइड रिजल्टेंट के बराबर हो जाएगी, यही मोटे तौर पर मतलब है। अब मेरा काम है अगला, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका मैग्नीट्यूड डिराइव करना। अगला काम है अपना आर का मैग्नीट्यूड निकालना। अब मैं आर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा बाय यूजिंग दिस लॉ। इस ट्रायंगल का ही यूज करके मुझे आर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए। उसके लिए देखो भाई, अब डेरिवेशन ध्यान से करना, साथ साथ लिखते जाना। डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखो, मुझे आर का मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर मुझे आर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मुझे ए और बी के बीच का एंगल चाहिएगा। मुझे ए और बी के बीच का एंगल चाहिएगा। एंगल बनाना मैंने सिखा रखा है। अगर मुझे ए और बी का एंगल चाहिएगा तो पहले मैं ए को आगे बढ़ाऊंगा, ए वाली लाइन को आगे बढ़ाऊंगा, तो ये हो जाएगा ए और बी के बीच का एंगल। एंगल तो सबको बढ़ाना आता है, ये मैं उम्मीद करता हूं आप बच्चों को पता है, ये चीजें छोटी छोटी चीजें पहले बता रखी है मैंने। तो ए वाली लाइन को आगे बढ़ाया तो ए और बी के बीच का एंगल दिखा लिया मैंने। फिर सुन लो, मेरा अगला काम क्या है, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब मुझे आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, उसके लिए डेरिवेशन कर रहा हूं, स्टेप्स ध्यान रखने हैं। तो अब क्या करें, पहले एंगल बनाया, उसके बाद एक बार ना ऐसा करें, ये क्यू पॉइंट से, इस क्यू पॉइंट से ये जो लाइन आगे बढ़ाई है, जो लाइन आगे बढ़ाई, इस पर परपेंडिकुलर डालना है, एक परपेंडिकुलर डालना है। देखो डेरिवेशन का कुछ मेथड होता है, वो आपको सीखना होता है और ध्यान रखना होता है। कोई बच्चा सोचे ये क्यों किया, ये क्यों किया, डिराइव करने का एक तरीका ही होता है, वो चीजें आपको याद रखनी होती हैं। तो मैंने एक परपेंडिकुलर डाला क्यू पॉइंट से इस लाइन, बड़ी हुई लाइन पर, ये एन पॉइंट पे मिला परपेंडिकुलर, ठीक। अब आप एक ट्रायंगल ले लें पी एन क्यू। तो अब देखो मैंने ये परपेंडिकुलर डाल दिया। अब मैंने ट्रायंगल ले ली पी एन क्यू। आप इस ट्रायंगल से एक बार साइन थीटा की वैल्यू निकालो, साइन थीटा की वैल्यू निकालो। कोई बच्चा सोचा क्यों कर रहे हैं, हमारा पर्पज है अल्टीमेटली आर निकालना, तो इसलिए सब काम करने पड़ेंगे आपको। तो पहले आप साइन थीटा निकालो। साइन थीटा सबको पता होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर होगा क्यू एन, हाइपोटेन्यूज होगा पी क्यू। इससे साइन थीटा निकालूंगा तो मुझे चाहिए Q1 की वैल्यू। पी क्यू किसके बराबर, देखो पी क्यू बी के बराबर है, पी क्यू किसके बराबर है, बी के बराबर। तो मैं लिख लूं साइन थीटा इज इक्वल टू Qn बाय बी। अच्छा, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं एरो नहीं लगाऊंगा। अब मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं एरो नहीं लगाऊंगा, इसमें ध्यान रखना। अब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ये मैंने साइन थीटा निकाला, साइन थीटा आया, साइन थीटा है Q1 बाय बी। देखो Q1 बाय पी क्यू था बी के बराबर, पी क्यू बी के बराबर, तो साइन थीटा होगा Q1 बाई बी। तो यहां से Q1 की वैल्यू निकाल लो, वो होगी बी साइन थीटा। Q1 की वैल्यू बी साइन थीटा होगी। तो ये तो Q1 की वैल्यू आई। इसी ट्रायंगल से फ्रॉम सेम ट्रायंगल कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा फ्रॉम सेम ट्रायंगल कैलकुलेट कॉस थीटा। कॉस थीटा का बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो वो बनेगी पी एन, बेस होगा पी एन, हाइपोटेन्यूज होगा पी क्यू। तो ये बनेगा भाई कॉस थीटा इज इक्वल टू पी एन बाई बी। तो यहां से पी एन की वैल्यू बनेगी बी कॉस थीटा, ये पी एन की वैल्यू आ गई। तो इस ट्रायंगल जो मैंने पी एन क्यू ट्रायंगल ले रखी थी, इस ट्रायंगल से मैंने साइन थीटा निकाला, कॉस थीटा। मुझे इसकी जरूरत थी Q1 की, मुझे यहां Q1 की जरूरत पड़ेगी, मैंने Q1 निकाल लिया। मुझे Pn की जरूरत पड़ेगी, मैंने Pn निकाल दिया। अल्टीमेटली मेरा काम है आर का मैग्नीट्यूड निकालना। मेरा काम क्या है, आर का मैग्नीट्यूड निकालना। उसके लिए मैंने ये साइन कोस की वैल्यू पहले निकाल ली है, क्योंकि आगे चल के मुझे Q1 चाहिएगा और Pn चाहिएगा। अब आप ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ले लो ओ एन क्यू, ट्रायंगल ओ एन क्यू। ये बड़ी ट्रायंगल ओ एन क्यू राइट एंगल ट्रायंगल है। इस बड़ी ट्रायंगल में आप लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, ओ एन क्यू, ये बड़ी ट्रायंगल है। इसमें ये ओ से एन बेस हो गया, क्यू से एन परपेंडिकुलर हो गया, ओ से क्यू हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ओ एन बेस है, क्यू एन परपेंडिकुलर है, ओ क्यू हाइपोटेन्यूज है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा मैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं लिख लूंगा ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर
प्लस क्यू एन स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। तो ओ क्यू स्क्वायर मेरे पास ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर के बराबर आ गया। अब देखो ओ क्यू स्क्वायर, ये देखो इसमें एक बार ध्यान से देखना थोड़ा सा, ओ एन किसके बराबर है? ओ एन है ओपी प्लस पी एन के बराबर, ओपी प्लस पी एन के बराबर है ओ एन। तो मैं ओ एन को रिप्लेस करूंगा ओपी प्लस पी एन से, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा ओपी प्लस पी एन, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू एन का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्यू एन का स्क्वायर। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो अगले स्टेप में मैं इन सबके वैल्यू भरूंगा जो मेरे पास वैल्यूज हैं। देखो ओ क्यू मेरे पास आर के बराबर है, ओ क्यू आर के बराबर है। मैग्नीट्यूड बढ़ने कहीं एरो मत लगाना क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात करें यहां पे। ओपी ए के बराबर है, ओपी ए के बराबर है। पी एन हमने निकाला था 20 कोस थीटा के बराबर है, पी एन बी कोस थीटा के बराबर है। ऐसे क्यू एन हमने निकाला था बी साइन थीटा के बराबर है। तो ये सारी वैल्यूज मेरे पास है, इसमें भर देता हूं। ओ क्यू की जगह क्या लिखूं? आर, तो आर का स्क्वायर। ओपी की जगह क्या लिखूं? ए, तो ए प्लस पीएन क्या था? पीएन बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। क्यू एन क्या था मेरे पास? बी साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर, बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट खोल लो, स्क्वायर की ब्रैकेट खोल लो, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस यहां क्या लिखूं? ब्रैकेट खोल दी मैंने जस्ट, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिखाई दो दे रहा होगा सबको? अब ये देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को ध्यान से देखो आप। ये हो जाएगा, इसमें बी स्क्वायर कॉमन आने के बाद इसको मैं लिख ही देता हूं, चलो एक स्टेप बढ़ा ही देता हूं मैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, यूं लिख लेता हूं। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये सबको पता होगा, इतनी ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहां से आर की वैल्यू आ गई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आर का जो मुझे आंसर चाहिए था, जो मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये आंसर है भाई, ये आंसर है आपके पास। तो ये आंसर हमें बार बार यूज करना है, ये रिजल्ट तो मतलब याद ही रहना चाहिए, जहां पर भी वेक्टर की बात आएगी इस रिजल्ट की बात जरूर आएगी। तो ये आपके पास आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मेरे से पहले ही बच्चों ने आंसर लिख रखा है, मानसवी ने, अरमान ने, श्रुति ने, बिल्कुल सही। तो ये आपका आंसर रिजल्टेंट इस तरीके से निकालना, ये डेरिवेशन है। देखो जिसने बोर्ड की तैयारी करनी है तो वो पूरी डेरिवेशन जरूर करे, जिसने केवल आगे कंपटीशन की तैयारी करनी है तो वो फार्मूला जरूर याद रखे, फार्मूला जरूर याद रखे। फार्मूला तो सबको चाहिएगा कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है, मतलब ये वेक्टर का सबसे छोटा सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सबसे छोटा और सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब मोटा मोटा मैं एक बार और बता देता हूं, कुछ बच्चा कह रहा है कि एक दो बच्चा रिपीट कर दो सर, मैं मोटा मोटा बता देता हूं। देखो दोबारा सुन लो, 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में रिपीट कर देता हूं। आपको 2 वेक्टर के रिजल्टेंट चाहिए थे, ए और बी का रिजल्टेंट चाहिए था, तो ट्रायंगल से रिजल्टेंट तो पहले बना लिया, इतनी तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पता है। तो ए और बी बनाए सेम ऑर्डर में, आर इनका होगा अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट। फिर मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा के एंगल बनाया, थीटा हो गया ए और बी के बीच का एंगल, इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला, एन में मिला। फिर मैंने ट्रायंगल ले ली पी एन क्यू से मैंने एक बार साइन थीटा निकाला, वहां से मेरे पास क्यू वन की वैल्यू आ गई, साइन थीटा निकाल के। फिर मैंने इसी ट्रायंगल से कॉस थीटा निकाला, वहां से मेरे पास पी एन की वैल्यू आ गई। तो पहले साइन कोस की वैल्यू निकालूंगा इस ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल से, इस पोर्शन से। फिर मैंने बड़ी वाली ट्रायंगल ले ली ओ एन क्यू, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ओ क्यू स्क्वायर ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर के बराबर होगा। फिर मैंने ओ एन, ये था मेरे पास ओ एन, इसकी जगह वैल्यू भरी ओपी प्लस पी एन, ओ एन ये था, इसकी जगह ओपी प्लस पी एन भरा। फिर मेरे पास देखो ओपी की वैल्यू है, ओपी पी एन क्यू वन ओ क्यू सबकी वैल्यू थी, वो वैल्यू पुट की बस मैंने, और उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स मैंने ये ब्रैकेट खोल दी, ब्रैकेट खोल के एक जगह ये आ गया बी स्क्वायर, इनमें कॉमन आ गया था, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, और मेरा आंसर आ गया भाई। ठीक, तो ये मानसी ने पूछा था कि रिपीट कर दो, तो सिंपल सी चीज है, मैंने रिपीट कर दी इसके अंदर। अब मेन चीज इसका रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट आया उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल्स आएंगे भाई आपके। न्यूमेरिकल्स क्या है? ये तो टूल है फिजिक्स पढ़ने का, कहीं पर भी आ जाए, कहीं फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है, कहीं किसी और चीज का रिजल्टेंट निकालना है, तो मैं इस रिजल्टेंट पे बात कर लूं। मैं इसके छोटे छोटे एग्जांपल लेता हूं। अब देखो पहले बेसिक से लूंगा, फिर आगे आगे चल के लेवल बढ़ावांगे पे। जैसे आर आया अपने पास अंडर रूट ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैं एक बार एंगल के हिसाब से को पहली बात तो ये ध्यान रखो, वेक्टर्स का रिजल्टेंट एंगल पर डिपेंड करेगा। वेक्टर्स का रिजल्टेंट एंगल पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो थीटा है 0 डिग्री, मान लो दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है। बेटा एंगल 0 डिग्री का मतलब होता है, 0 डिग्री का मतलब होता है कि भाई जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल दिया जाएगा आप लोगों को, जो भी कंडीशन वो दी जाएंगी। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे तो मान लो दो वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री एंगल है, तो आर क्या आया? आर आया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। cos 0 आपको पता है, तो आर आया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको मैं लिख सकता था आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर भी है, अंडर रूट भी है, तो आर क्या आया? ए प्लस बी। तो ये आपका आर कब आया? जब एंगल 0 डिग्री था। तो रिजल्टेंट आया ए प्लस बी के बराबर जब एंगल 0 डिग्री था। तो ये रिजल्टेंट होता है मैक्सिमम। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट ए प्लस बी हो सकता है। दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट ए प्लस बी हो सकता है, और वो कब होगा? व्हेन वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। सेम डायरेक्शन का मतलब एंगल 0 डिग्री है, तो उस केस में रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी, और ये मैक्सिमम होगा। और एग्जांपल लेता हूं, बेटा मान लो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है 180 डिग्री। लेट थीटा इज 180। मान लो थीटा 180 है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? देखो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। cos 180 मैंने कहा था याद रखना आप लोगों को। बताओ cos 180 कितना था? cos 180 की वैल्यू जल्दी बताओ मेरे को, एक बार टाइम हो गया फिर नहीं तो। cos 180 की वैल्यू जल्दी बताओ भाई। cos 180 की वैल्यू, cos 180 मैंने बताया था -1 होता है। cos 180 -1, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। cos 180 -1 बताया था मैंने आप लोगों को, -1। तो यहां से देखो r क्या आएगा? r आएगा अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो r की वैल्यू बनेगी a माइनस बी, और ये होता मिनिमम। तो दो वेक्टर्स का मिनिमम रिजल्टेंट होता है a माइनस बी। दो वेक्टर्स का मिनिमम रिजल्टेंट a माइनस बी, और वो कब होता है? जब वेक्टर्स के बीच में 180 डिग्री एंगल हो। और 180 का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। 180 का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड होते हैं तो उनका रिजल्टेंट मिनिमम होता है, और वो a माइनस बी होता है। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड होते हैं तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम है a प्लस बी, मैक्सिमम है a प्लस बी, मिनिमम है a माइनस बी। जब भी रिजल्टेंट आएगा वो इसके और इसके बीच में आएगा। इससे कभी ज्यादा नहीं आएगा रिजल्टेंट, इससे ज्यादा नहीं आएगा, इससे कम नहीं आएगा। बाकी एंगल पर डिपेंड करते हुए इन दोनों के बीच में कुछ भी आ सकता है। इससे इसके बराबर या इसके बराबर या इनके बीच में। रिजल्टेंट इससे ज्यादा कभी नहीं होगा, इससे कम कभी नहीं होगा, अलग अलग एंगल पर। बाकी एंगल के अकॉर्डिंग वैल्यू उसकी एडजस्ट होगी या डिपेंड करेगी एंगल पर। तो रिजल्टेंट जैसे मैंने कहा था ए वेक्टर्स में कभी भी 2 + 2 4 हो, कोई जरूरी नहीं है। 2 + 2 4 भी हो सके, 0 भी हो सके, कुछ और भी हो सके। तो वेक्टर्स में रिजल्टेंट एंगल पर डिपेंड करता है, रिजल्टेंट एंगल पर डिपेंड करता है वेक्टर्स में। तो मैंने दो एग्जांपल दिए, 0 और 180 के। ऐसी 90 का एग्जांपल ले लो, 90 डिग्री पर। एक एग्जांपल 90 डिग्री का ले लेते हैं हम। अगर वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल हो, मान लो थीटा है 90, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। सबको पता है cos 90 0 होता है। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 90 डिग्री का आंसर है। तो दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे तो रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वो ए और बी की वैल्यू वगैरह देगा, ये तो मैं बेसिक एक बार थ्योरी पढ़ा रहा हूं लोगों को, न्यूमेरिकल भी लूंगा इस पर। अभी तो मैं जस्ट एंगल के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट एंगल को चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा, एंगल को चेंज करोगे तो रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा। ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कुछ एग्जांपल्स लेकर मैं। बाकी इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल करने होते हैं हमें आगे चलकर। देखो मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए, उसका मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लीजिए 10 यूनिट है।
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है, ए वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड 40 यूनिट है। ए का 10, बी का 40 और एंगल उनके बीच में है 60 डिग्री। एंगल उनके बीच में 60 डिग्री। हाँ लिखा होगा बेटा, जरूर लिखा होगा। हाँ अब ये कह रहा है कि इनका रिजल्टेंट बताओ, ए की वैल्यू 10, बी की 40 और एंगल 60, तो आर निकालो। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट, आप मेरे से पहले निकालने की कोशिश करो, 10 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 40 इंटू कॉस 60। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 100 प्लस 1600 प्लस 400। तो आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 2100, दैट कैन बी रिटन एज 10 रूट 21 यूनिट।